वज़न घटाने के लिए सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है जी। जिसमें लोग ध्यान नहीं देते? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है, हमें वजन कम करने के लिए खाना खाना बंद नहीं करना है ना। सारी चीज़ें फॉलो जी। करने के बावजूद भी हाँ जी, कुछ लोग वज़न घटा ही नहीं पाते। सबसे पहली बात क्या होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट। फैट लॉस ही कर सके और वे जो है मसल गेन भी कर सके साथ। तो जब हम मसल गेन की बात करते हैं तो हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। क्योंकि वे प्रोटीन सेफ है, आप समझाएंगे एक बार? हाँ जी बिल्कुल, अति सदा वर्जित। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहली बात जो है, हमेशा आप अपने आप को कवर करके निकले, सनग्लासेस का यूज करें। चाय सेफ है क्या? क्या चाय के तो दिन में 1 या 2 कप ही चाय लीजिए। दिन भर में बार बार चाय लेने की हैबिट जो है ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। आजकल लोग मोमोज भी बहुत खा रहे हैं, तो मोमोज तो बिल्कुल मैदा है, वो तो हमारी हेल्थ पे सीधे इम्पैक्ट डालता है। तो ऐसी कौन सी डाइट है जिससे हम उनको अल्कोहल के हार्मफुलनेस से बचा सकें और एक अच्छी जिंदगी दे सकें? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अल्कोहलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत पूरे विश्व में ये फैली हुई बीमारी है जी। रोज बियर पियोगे तो वेट गेन हो जाता है। बियर में कैलोरीज ज़्यादा होती है ना। अगर आप कंफ्यूज है वेट गेन के लिए क्या खाएं, वेट की लॉस के लिए क्या खाएं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रायपुर की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। थैंक यू मैम, जब डाइटिंग की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि कम खाएं, बट डाइटिंग का असली मीनिंग क्या है वो आप हमको समझाइए प्लीज़। ICMR ने जो मेडिकल काउंसिल होती है, उन्होंने सबकी उम्र के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, एज के आधार पर जो है कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। और जब यदि हमारा वेट बढ़ रहा होता है ना, तो उस कंडीशन में यदि हम 500 कैलोरीज, यानी कि नॉर्मली एक यदि एडल्ट वुमन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में उनकी नॉर्मल जो एक सीडेंटरी वर्कर है, तो उनको 1660 कैलोरीज जो है ये रिकमेंड की जाती है। परंतु यदि उनको वेट कम करना है तो डेफिनेटली उनकी यदि हम 500 कैलोरीज कटल कर देते हैं और उनको हेल्दी कैलोरीज देते हैं तो डेफिनेटली ये उनका जो है वेट रिड्यूस करेगा। और यदि हमें वेट पुट ऑन करना है तो डेफिनेटली हम उनकी डाइट में जो है 500 कैलोरीज जो है एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लेंगे। और इसी तरीके से हर एज ग्रुप के हिसाब से, हर बॉडी टाइप के हिसाब से, हर उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना होता है हमें कितनी कैलोरीज देनी है और किस तरीके का फूड जो है हमने देना है। और इसी को ही हम लोग डाइटिंग कहते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूखे रहना है। तो डाइटिंग में क्या सिर्फ खाने का ही होता है कि बाकी भी लाइफस्टाइल भी इंक्लूड होती है, जैसे स्लीप शेड्यूल, बाकी सब चीज़ें? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया केतन, क्योंकि क्या होता है कि आप डाइटिंग के साथ साथ आपकी जो होता है, यदि आपको फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप यदि डाइट कर रहे हैं, डाइट के साथ में यदि आपकी नींद पर्याप्त नहीं होती है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। वाटर इनटेक आपको दिन भर में 3 लीटर का करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ में आप जो वेट लॉस कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए और आपकी स्किन लूज ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना भी ज़रूरी है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने ज़रूरी होते हैं, चाहे आप वॉक करें, चाहे योगा करें, या आप जो है थोड़ा सा कुछ भी एक्सरसाइज करें, तो डेफिनेटली जो है बहुत आसानी से आप बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, जब आदमी जब वेट लॉस करने जाता है, वेट गेन करने जाता है, जी। तो उसके समझ में आता है कि कार्ब्स कम ले, कार्ब्स ज़्यादा ले, प्रोटीन कम ले, कब जी बिल्कुल, हाँ जी। तो कई बार कुछ लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस में कई लोग अंतर नहीं जान पाते। हाँ, आप तो समझाएंगे वेट लॉस और बिल्कुल फैट लॉस में बिल्कुल। हमारी इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी टाइप 3 प्रकार के होते हैं, मीजोटाइप, एक्टोटाइप और एंडोटाइप। मीजोटाइप वो बॉडी होती है जो कि एक परफेक्ट बॉडी शेप होता है। जो दूसरा होता है एक्टोटाइप, जिसमें कि आप बहुत थिनी होते हैं, आपका वेट कम होता है। और तीसरा प्रकार होता है जिसको कि हम लोग एंडोटाइप, एंडोमार्फ बॉडी के रूप में जानते हैं। तो जब आपका वेट बढ़ रहा है और आपका जो BMI, जिसको कि हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल जो मैन होता है या वुमेन होते हैं, उनका 18.5 से 24.9 के बीच रहना चाहिए, जो आपके हाइट और मीटर का हाइट और वेट और हाइट के मीटर स्क्वायर होता है। तो यदि इतना आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके आधार पर ही ये जो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितना बॉडी फैट कम करना है, कितना हमें जो है हमारी बॉडी से हमें वेट कम करने की ज़रूरत है। एक और टाइप होता है जो इंडिया में बहुत देखा जाता है, जिनका सिर्फ
बेली में फैट होता है, बेली हाँ में। जी, इसको हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी वो होती है कि आपका टमी फैट निकलता है, आप पतले भी रहेंगे तभी भी कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टमी निकलने लगता है। और इसको कम करने के लिए आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होनी चाहिए। वैसे तो कई प्रकार की डाइट्स जो है आजकल लोग फॉलो करते हैं कि अपने वजन को कंट्रोल करें, नियंत्रित करने के लिए। और इसमें भी जब आपका सेंटर ओबेसिटी है तो आपको जो है क्रैश डाइट के माध्यम से ये कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको प्रॉपर मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स लेने की ज़रूरत होते हैं, जिसमें आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको या तो केवल बिल्कुल अपनी डाइट से फैट खत्म कर देना है, या कार्ब्स खत्म कर देना है, या प्रोटीन कम कर देना है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल निर्धारित होती है, उनके आधार पर ही हम अपना वजन कम कर सकते हैं। मैम अब वेट लॉस और वेट गेन में अंदर बाहर, मतलब जो वेट गेन और वेट लॉस है उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आप मुझे कार्ब्स, प्रोटीन्स और गुड फैट्स और बैड फैट समझा दीजिए पहले। जी, कार्ब्स वो होते हैं जो कि हम फलों के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से लेते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनो कार्ब्स कहलाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, एक तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको कि अब हम मोनो, डाई एंड ट्राई कार्ब्स कहते हैं, और तीसरा प्रकार होता है जिसको कि हम पॉली कार्ब्स के रूप में जानते हैं। तो तीनों प्रकार के जो होते हैं जिसमें हमें अनाज के माध्यम से, फलों के माध्यम से ये मिलते हैं, और हमारे जो दिन भर के भोजन का लगभग 55% जो है हमें कार्ब्स के रूप में लेना होता है। प्रोटीन वो सारे पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो जो प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, और एक नॉर्मल एडल्ट को पर डे की जो डाइट में 25% जो होते हैं वो प्रोटीन के माध्यम से लेना होता है। और तीसरी बात आपने जो मुझे पूछा था कि फैट क्या होता है, तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दो प्रकार के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरे अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट आप यदि लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके बोन्स के लुब्रिकेशन से, आपके ऑर्गन्स के लुब्रिकेशन के लिए। और विटामिन एंड मिनरल्स जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा जो होती है हमें कई प्रकार की बीमारियों से बाहर निकालने में मददगार होती है। साथ ही साथ जो होती हैं ये हमारी बहुत सारी, जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे झेलने को मिलती है। जैसे आयरन की कमी होती है तो आप एनीमिक हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम की, यदि पोटेशियम सोडियम आपका बढ़ता है तो आप डेफिनेटली आपका बीपी बढ़ने लगता है, और यदि आप सोडियम कम होता है तो डेफिनेटली आपका बीपी डाउन होता है। तो हर विटामिन और हर मिनरल्स की जो होती है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, और इसको पर्याप्त मात्रा में ICMR की रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना ज़रूरी है। वजन घटाने के लिए सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है जिसमें लोग ध्यान नहीं देते? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात है, हमें वजन कम करने के लिए खाना खाना बंद नहीं करना है ना। हम मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमें वजन कम करना है, यूट्यूब देखा और यूट्यूब में देख के बहुत सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, उसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। हमें खाना कम नहीं करना है, हमें जो है हमारी दिन भर की कैलोरी कट करनी है, 500 कैलोरी कट करनी है। हमें बेसिक 3 मील्स लेने हैं। मील्स को आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जो है वो अलग अलग प्रकार की हम लोग डाइट करते हैं वो रखना है। आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगी तो डेफिनेटली आपका वजन कभी कम नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए आप मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक का सेवन करते हैं, आप खाना खाने के बाद में यदि ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है। और साथ ही साथ में जो है हमें बीच बीच में फ्रूट्स का इंटेक करना है। साथ ही साथ में हम लिक्विड जैसे कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है, नींबू पानी है, जैसी चीज़ों को लेते हैं तो ये हमारे वज़न को कम करने में हमारी मदद करते हैं। मैम कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें फॉलो करने के बावजूद भी हाँ जी, कुछ लोग वजन घटा ही नहीं पाते, क्यों ऐसे रुकावटें आती हैं? देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगी तो आप कितना भी कम क्वांटिटी में खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगता है हर खाना। तो सबसे पहली बात है आपकी मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होनी चाहिए। और जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, कई बार ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जब हार्मोन्स जब डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं तो भी हम चाह कर अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। पोर्शन साइज को भी हमें ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ में यदि आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं तो आपको ब्लॉटिंग होने लगती है, या फिर आपका जो होता है बॉडी में जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही होती है तो भी आपको वज़न कम करने में प्रॉब्लम जाती है।
तो ये मेटाबॉलिज्म को हम नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नेचुरली हम बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे किचन में ही ऐसे कई तत्व होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि दालचीनी होती है, रिसर्च से पता चला है दालचीनी, जीरा, अजवाइन, सौंफ जैसी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाती है और साथ साथ में हमारी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने का काम करती है। तो जब इनका हम पानी लेते हैं खाली पेट पे या रात को सोते वक्त, तो डेफिनेटली ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने का काम करती हैं। टाइप ऑफ फूड भी डिपेंड करता है, उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार की डाइट्स करनी होती हैं और उनको जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स का इंटेक ना करें, प्रॉपर जैसे अनाज का उपयोग करें, जैसे मल्टीग्रेन्स का उपयोग करें, हम वाइट राइस के इंस्टेड जो ब्राउन राइस या कोदो राइस या किनोवा जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है और साथ साथ में हमारे वजन को घटाने में मदद करता है। अच्छी नींद भी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बिल्कुल, नींद आपकी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका जो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। कई लोगों की फूड ऐसी हैबिट होती है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं और सुबह का जो उनका साइकिल होता है वो जो रहता है 11-12 बजे तक कुछ लोग ऐसे उठते हैं। आपके वर्क टाइप के हिसाब से है देन डेफिनेटली वो आपका एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर नेचुरली कई लोगों की ये जो हैबिट होती है उससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है स्लो हो जाता है। खाने की टाइमिंग आपकी बिल्कुल बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 9 साढ़े 9 बजे तक आप कोशिश करिए कि अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 1-1:30 बजे तक कोशिश करिए आप अपना लंच कर लीजिए और रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है। तो डेफिनेटली ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में मदद करता है। हम जब बात करते हैं कैलोरीज की, तो कैलोरीज काउंट कैसे करें हम? कैलोरीज काउंट करने के लिए इसके जो होते हैं, जो भी हमने जैसे मैंने बताया कि हमारे जो दिन जितने भी हम फूड ले रहे हैं है ना, फूड के लिए कैलकुलेशन होता है, इसका कैलकुलेटर होता है। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है और इसी तरीके से अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से इस तरीके से कैलोरी मिलती है और फैट, सबकी जो दिन भर का हम इंटेक ले रहे हैं उनको टोटल करके हम जो है ये कैलोरी का कैलकुलेशन करते हैं। बट एक बॉडी के लिए, एक आदमी के लिए अपने जो कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए ये पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? ये जो रहता है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि आप सिडेंट्री हैं, मॉडरेट है या फिर हैवी वर्कर हैं, उनके लिए आईसीएमआर ने सबके लिए अलग अलग जो है कैटेगरी बनाई हुई है आपके हाइट वेट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। और आपकी यदि नॉर्मल कंडीशन है तो उसके लिए जैसे कि होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को नॉर्मली जैसे एक जो नॉर्मल फीमेल को 1660 कैलोरीज लेनी है, पर स्पेसिफिक यही वहीं हम बात करेंगे सिडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर की, तो वो कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाती 1800 ग्राम के ऊपर हो जाती है और 1800 हो जाती है। और एक जो वो रहती है हैवी वर्कर होते हैं उनको 2100 जो है वो कैलोरीज लेना होता है। इसी तरीके से मेल का भी होता है कि उनकी कैलोरीज जो है अलग अलग लेने की ज़रूरत होती है और आपके वर्क टाइप के हिसाब से कैलोरी का डिसीजन होता है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपका जो है आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज़ तो नहीं है, किसी तरीके की आप कोई प्रॉब्लम से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कैलोरी काउंट करते हैं। मैम कई लोग बोलते हैं गर्मी के सीज़न में वेट लॉस करने का सबसे अच्छा सीज़न है, या क्या ये ऐसा सही बात है कि आप कभी भी वेट लॉस कर सकते हैं? जी देखिए, वेट लॉस करना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है, कोई इतना घबराने की बात नहीं होती। आप हर सीज़न में वेट लॉस कर सकते हैं, परंतु गर्मी के दिन में सबसे पहली बात क्या होती है कि हमारा फूड इंटेक कम हो जाता है, हम लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। तो डेफिनेटली कि हमारा जब फूड इंटेक कम होता है तो हमारा वेट लॉस जो होता है वो आसानी से हो जाता है। और ठंड के दिन में क्योंकि क्या होता है कि हमें ठंड लग रही होती है और हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और ऐसी कंडीशन में हम कुछ भी खाते तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठंड की तुलना में हमारा गर्मी का जो फूड इंटेक होता है वो कम होता है और कम होने के कारण जो होता है आसानी होती है हमें वेट लॉस करने में। मैम ऐसी कोई डाइट बताइए जिसमें हम फैट लॉस ही कर सके और वे जो है मसल गेन भी कर सके साथ में। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें ज़रूरी है। देखिए आईसीएमआर ने ये भी बताया कि पॉइंट जो एक एडल्ट मेल को पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है 0.1 ग्राम जो है ये जो प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से फीमेल्स के लिए ये कहा जाता है कि 0.8 ग्राम जो है पर केजी ऑफ बॉडी वेट उनको प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। तो जब हम मसल गेन की बात करते हैं तो हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा सोयाबीन खा लें या दिन में 4 बार पनीर खा लें या 8 अंडे खा लें, हमें प्रपोर्शन में लेनी होगी ये चीज़ें। हम हेल्दी जो प्रोटीन है उनका की मात्रा पर्याप्त लेंगे। हम अपनी डाइट में जैसे हेल्दी कार्ब्स लेंगे, जैसे कि मल्टीग्रेन्स का उपयोग करेंगे। वाइट राइस के इंस्टेड हम ब्राउन राइस या कोदो या किनोवा राइस का उपयोग करेंगे।
हम कोशिश करें कि मल्टीग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का इंटेक करें। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, साथ में मूंग का चिल्ला ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं और साथ ही साथ में दूध दही का सेवन करते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो ये आपके मसल मास को भी अच्छा करने के साथ साथ में आपके बॉडी फैट को भी कम करने में आपकी मदद करता है। मैम कितने बार मील्स लेनी चाहिए और कितने अंतराल में, कितना डिफरेंस होना चाहिए टाइमिंग में? जी बिल्कुल। एक मील के और दूसरे मील के नॉर्मली बीच कितनी? देखिए लंच और डिनर के बीच में कम से कम 12 घंटे का जो है डिफरेंस होना चाहिए आपके जो सुबह के पहले मील्स के बीच में और रात के मील्स के बीच में। आप सुबह का जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो मैंने बताया 9:30-10 बजे तक आप अपना ले लीजिए मील। उसके बाद में आप 1-1:30 बजे तक आप अपना लंच कर लीजिए और इन 2 मील्स के बीच में जो मिड मॉर्निंग होती है 12 बजे के आसपास आप कुछ जैसे लिक्विड का इंटेक कर लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए और साथ ही साथ में आप शाम के समय में इवनिंग स्नैक्स ज़रूर लीजिए। 8-8:30 बजे तक आप अपनी डिनर पैकअप कर लीजिए। तो मतलब यदि हम टोटल दिन की बात करें तो सुबह 9 बजे यदि हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया है तो 1-1:30 बजे तक 4 घंटे के बाद में हमें अपना लंच ले लेना है और उसके बाद में आपको जैसे 3 घंटे के बाद में जैसे 1 से 1:30 बजे तक आपने अपना लंच ले लिया है तो शाम को 4:30-5 बजे तक आप कोशिश करिए कि कुछ लाइट सा स्नैक्स ले लीजिए और 8 बजे तक वही 3 से 4 घंटे के डिस्टेंस में आप फिर से जो है आपका डिनर ले लीजिए। तो डेफिनेटली ये आपके वेट लॉस या आपके वेट को मेंटेन करने में मदद करेगा। मैम प्रोटीन का एक मील में कितने प्रोटीन होने चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन होने चाहिए एक मील में? ये ऐसे कुछ डिसाइड नहीं होता कि एक मील में कितना होना चाहिए। जैसे कि दिन भर का प्रोटीन मैंने बताया, मान लेते हैं कि यदि एक एडल्ट मेल की बात करें, यदि उनका वेट है 56 kg है ना, और उनको एक नॉर्मल रूटीन में उनको कितना प्रोटीन लेना, यदि उनको मसल गेन नहीं करना नॉर्मल कंडीशन में उनको 56 kg यदि वेट है तो उनको 56 ग्राम प्रोटीन लेना है। उसको आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए दिन भर के मील्स में, आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन भर को, और कोशिश करें कि बीच का जो टाइम रहता है उस समय भी आप बीच में कुछ लेते रहें। जैसे कि मैंने मखाना, हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़े से फूटे चने खा लीजिए, कभी रोस्टेड मखाना खा लीजिए, कुछ लिक्विड ले लीजिए। तो हमें प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरीके से अपना करना है कि दिन भर में वो डिवाइड हो जाए। एक टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे दिन भर के मील्स में करना ज़रूरी होता है। मैम जैसे हम देखते हैं इंडिया में तो चलो जी बहुत सारे ओबेसिटी हैं, कई लोग पतले हैं, कई लोग मोटे हैं, पर ज़्यादातर जैसे मैंने पहले पूछा आपसे स्किनी फैट ज़्यादा होते हैं जी। उस स्किनी फैट को कैसे फिक्स करें हम? स्किनी फैट को फिक्स करना इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि बॉडी तो पतली है परंतु उनका जो हो रहा है बॉडी में फैट का डिपोजिशन वो सेंटर ओबेसिटी हो रही है ना। ये तो एक तो होता है कि पॉस्चर को लेके भी होता है, क्योंकि मोस्टली टाइम हम जो सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं लंबे लंबे समय तक वो बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके उनका जो होता है टमी निकलने लगता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने वाली चीज़ें जैसे एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये भी हमारे जो होते हैं मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करने में मदद करता है। चिया सीड्स के बारे में भी आप सबने सुना ही होगा। चिया सीड्स भी जो होता है ये हमारे जो होती है ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो जब हम ये लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी जो है मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। हमारे मील्स का निर्धारण हमें प्रॉपर कर लेना है, दिन के 3 मील्स लेना है, रात का खाना हल्का रखना है। कोशिश करिए कि रात को आप 1 ग्लास मिल्क ज़रूर लीजिए और रात को सोते समय भी आप एक नाइट ड्रिंक लेंगे तो डेफिनेटली ये आपके वेट लॉस में आपकी मदद करेगा और आपकी जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसको भी कम करने में मदद करेगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ये होते हैं कि सबसे पहली बात आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, आपका जो बॉडी जो है मसल जो होता है लॉस होने लगता है, साथ ही साथ में जो होती है आपकी स्किन पेल होने लगती है और आपको बहुत जल्दी थकावट आती है, बहुत जल्दी आपका जो है वो जो थकावट होने लगती है। बच्चों में जो होती है मैरास्मस के रूप में ये देखी जाती है और बड़ों में जो होती है बहुत ज़्यादा वीकनेस के रूप में आपकी स्किन जो होगी वो पतली हो जाएगी, बॉडी में फैट परसेंटेज जो आपकी जो स्किन जो होती है मसल मास आपका कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। मैम आजकल लोग जो है बहुत सारे लोग जिम जाने स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। तो वहाँ फिटनेस कोच बोलते हैं कि वे प्रोटीन ले लोगे, वे प्रोटीन सेफ है? आप समझाएंगे एक बार? हाँ जी बिल्कुल, वे प्रोटीन के बारे में जो मैं बताना चाहूँगी, देखिए बोलते कहा जाता है ना, हिंदी की एक कहावत है, अति सदा वर्जित। इस बात को हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज़ यदि आप मॉडरेशन में ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल, बट आप उसको यदि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यदि वे प्रोटीन लेने लगते हैं और ये सारी प्रॉब्लम
अभी यंग जनरेशन में जेनजीज में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है कि उनको जिम में यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जी भर का प्रोटीन लेते रहो। मैंने प्रोटीन के बारे में बताया कि हम ICMR ने फिक्स की हुई है क्वांटिटी। आपको यदि वेट गेन भी करना है, आपको यदि अपना मसल मास बनाना है, तो आपको 0.2 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की पर केजी आप बॉडी वेट की ज़रूरत है। और जब आप बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन लेने लगते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहली बात, आपकी ये गट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपको ब्लॉटिंग होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। साथ ही साथ में आपकी किडनी और लीवर में भी जो है इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अभी इतने पिछले कुछ दिनों में इतने केसेस देखने में मिल रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा, आप जब प्रोटीन और बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने लगते हैं तो डेफिनेटली ये आपको जो है हार्ट अटैक की तरफ भी ले जा सकता है। मैं गर्मी बढ़ रही है, जी। मैं गर्मी से तो सवाल पूछता हूँ, गर्मी में जब आप वेट लॉस करते हैं तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको जब गर्मी में वेट लॉस करना है तो उस समय आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। पानी आपने कम नहीं लेना है, दिन भर में 3 लीटर पानी, मतलब 12 ग्लासेस आपको पानी लेना ही लेना है। आप नारियल के पानी का उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ में आप बटर मिल्क का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं जूसेस कभी भी सजेस्ट नहीं करती, दूसरे जूसेस आप मतलब लाइक जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो ना लेकर, जैसे आप फ्रूट्स खाइए, जैसे पाइनएप्पल है, पपाया है, वाटरमेलन है, इन चीज़ों का आप इंटेक करिए। आप किनोआ जो है उसका उपयोग करिए, कर्ड को अपनी डाइट में ज़रूर सम्मिलित करिए। आप गर्म ड्रिंक्स जो होते हैं ना, जैसे कि हम दालचीनी खा रहे हैं, सौंठ खा रहे हैं, उसकी जगह में जैसे सौंफ है, जीरा, जिनकी तासीर ठंडी है, उनका उपयोग करेंगे, चिया सीड्स का उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा और साथ ही साथ में आपको एक इस समर सीजन में फील गुड भी कराएगा। मैम आप जैसे जूस मना कर रहे हैं तो क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते। जी, जूस में भी देखिए, मैंने आपको बोला फ्रूट जूस नहीं लेने। हाँ। फ्रूट जूस की जगह आप जितने वेजिटेबल जूस होते हैं, वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, वो होता है जो लौकी का जूस होता है। लौकी का जूस जो है ये बहुत अच्छा आता है। क्यूकम्बर का जूस जो होता है ये भी बहुत अच्छा होता है और इसमें जो है फाइबर की पर्याप्तता पाई जाती है। ये हमारे वेट लॉस के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को भी डिटॉक्स करने में मदद करता है। लाइक हमारे थायराइड के लेवल को मेंटेन करता है। सेकंड, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ में यदि हम शुगर के पेशेंट हैं तो उस समय यदि हम करेले का जूस हम ले सकते हैं, पर फ्रूट जूस आप लेते हैं तो डेफिनेटली उससे फाइबर निकल जाता है और केवल आपको जो शुगरी पार्ट मिलता है जो डेफिनेटली आपको वेट कम करने की जगह वेट बढ़ाएगा और आपको ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो फिर गन्ने के जूस से क्या करेंगे? गन्ने के जूस में तो बहुत कैलोरीज होती है ना, तो वेट लॉस करना है तो गन्ने का जूस तो लेना ही नहीं चाहिए ना। यदि वेट गेन करना है तो डेफिनेटली आपको गर्मी के जो सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, आपको यदि बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के साथ साथ में हम 2 चीज़ों को क्लब नहीं कर सकते। यदि आपको बाहर निकलना है और उस समय क्या करना है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें गन्ने का रस, है ना, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो गन्ने का रस लेना है। परंतु बटर मिल्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सबसे अच्छा छाछ पीजिए और साथ ही साथ में आम का पना, जो खट्टे आम का पना होता है ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर। और सत्तू का पानी, गुड़ का शरबत, ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए गर्मी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप जब वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, नारियल का पानी लेते हैं तो ये हमारे जो स्वेटिंग के थ्रू जो मिनरल लॉसेज हो रहे हैं उनको ये रिकवर करने में मदद करता है और आपको ये एनर्जी देने का काम करता है। और आप यदि वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वेट लॉस में भी मदद करता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे पहली बात जो है, हमेशा आप अपने आप को कवर करके निकले, सनग्लासेस का यूज़ करें। और यदि आप 2 व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं या आप पैदल चल रहे हैं तो आपको हमेशा अम्ब्रेला का यूज़ करना है। साथ ही साथ में आप अपने आप को कवर करके चलेंगे और हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को। और कभी भी आप धूप से कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो पहले 2 मिनट आप उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी को रेगुलेट कर लीजिए और उसके बाद आप पानी का इंटेक करिए। दिन भर में 3 लीटर आपको पानी पीना है। आम का पना जो होता है ना, कच्चे आम का पना, ये हीट स्ट्रोक से बचने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। आप आम के पने का सेवन भी कर सकते हैं। यदि आप हीट स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं तो आप अपने हाथ के तलवे में, पैर के तलवे पे यदि उसका रस लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो होता है प्याज हम सब खाते ही हैं, गर्मियों के दिन में और खाया जाता है। तो प्याज को यदि आप अपने साथ लेकर चलते हैं तो ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करता है। और छत्तीसगढ़ का जो स्टेपल फूड होता है जिसको हम लोग बोरेबासी कहते हैं, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर आवर आपका जो हीट स्ट्रोक होता है उससे आपको बचाने में मदद करता है। तो वो भी आप ज़रूर इंटेक कर सकते हैं। कर्ड लीजिए आप।
आप छत्तीसगढ़ी फूड्स के बारे में बोल रहे हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, हाँ ये बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं, जैसे चीला है, फरा जी, है, हाँ जी, बासी है। हाँ जी। इन सब में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है कि ज़्यादा होती है? इसमें देखिए क्या होता है, नॉर्मली ये जो बने होते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चावल से बेस्ड होती हैं। आप फरा की बात करें, चाहे अनरसा, या आप यहाँ पे जितनी भी प्रकार के होते हैं, वो जो बने हुए फूड होते हैं, इनको मोस्टली जो चावल के आटे से बनाया जाता है ना। तो चावल के आटे में जो होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं पर प्रोटीन की कमी पाई जाती है। परंतु आप इसमें क्या कर सकते हैं, इनको इन्हेंस कर सकते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज कर लें तो डेफिनेटली आप जो है ये बहुत अच्छे से प्रोटीन भी इसमें इंक्लूड करके आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि होता है अनरसा होता है और बहुत सारी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, बल्लौरी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इनको बनाने के लिए जो किया जाता है, जैसे कि जैसे चावल के आटे से बना रहे हैं तो जब उसमें जैसे कि वो बनाया जाता है ना, फरा बनाया जाता है जिसको बफोरी भी बोलते हैं, तो वो बनाने के लिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, मूंग दाल की पीठी भी यदि उसके अंदर स्टफ कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में आपको जो है इसमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। हमें एक हेल्दी डाइट का एक जो प्लेट होता है वो कैसे दिखता है? सबसे पहली बात है, हमें 7 कलर्स का, रेनबो कलर्स का यूज़ करना चाहिए। आपको दिन भर की आपकी थाली में, एक यदि नॉर्मल थाली में बात करें तो हमें 2 से 3 रोटी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइस का एक सर्विंग, एक कटोरी दाल और एक गर्मी के दिन की बात करें तो हमें एक भाजी या कोई भी एक सब्जी ज़रूर इंटेक करनी है। दही की एक कटोरी हमें ज़रूर लेना है। यदि आप स्वीट लवर हैं तो आप एक कोई भी स्वीट आप अपनी उसमें रख सकते हैं। और सलाद जो है ये आप अपनी डाइट में ज़रूर सम्मिलित करें। तो सलाद भी जो है आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए जी कीटो डाइट अच्छा होता है कि बाकी वीगन डाइट सब अच्छा? देखिए, कीटो डाइट एज ए डाइटिशियन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कीटो डाइट में कभी भी अपने, वो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं, बट कीटो डाइट आप जब लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ये कीटोजेनेसिस प्रोसेस करता है आपके लीवर में और आपका फैट लॉस तो करता है, पर अब ये जब डाइट छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इसके एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और ये आपके किडनी पर, लीवर पर और साथ साथ में हार्ट पे या कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाने वाला होता है। तो ऑलवेज इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स रखने हैं, कार्ब्स को ज़रूर से सम्मिलित करना है, साथ ही साथ में प्रोटीन की थोड़ी मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं। तो यदि आप क्रैश डाइट के रूप में यदि डाइट करते हैं, दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली वो वेट लॉस भी करेगा और साथ में आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं डालता। एक बार आप कीटो डाइट समझा देंगे? कीटो डाइट जो होती है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होता है फैट लेते हैं और प्रोटीन, उसमें कार्ब्स जो होता है या तो ज़ीरो कार्ब्स पे रहेगा या बहुत थोड़ी मात्रा में कार्ब्स रहते हैं और उसमें मोस्टली पार्ट जो होता है वो आपका फैट से या प्रोटीन से बना होता है। लाइक जैसे कि आप अंडे खा रहे हैं तो 4 से 5 अंडे खा रहे हैं, साथ में आप जो उसमें जैसे कि आप बटर डालकर आप वो तैयार कर ले रहे हैं, है ना। तो ये इस टाइप की जो डाइट होती है जिसको कि हम लोग कीटो डाइट कहते हैं, जो हमारे लीवर पर जाकर कीटोजेनेसिस की प्रोसेस करता है और हमारी जो भूख को कम करता है। और एक बार में हम बहुत ज़्यादा ये लेते हैं, क्वांटिटी वाइज जो है ये फूड खा रहे हैं जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में फैट पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है, परंतु कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं और ये इस तरीके से कीटो डाइट की जाती है। आजकल बहुत सारे लोग वीगन डाइट में जा रहे हैं। वीगन डाइट सेफ है? वीगन डाइट डेफिनेटली आपको वीगन डाइट की तुलना में भी हमें क्रैश डाइट पे, क्योंकि वीगन डाइट में क्या होता है आप इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ग्रीन चीज़ों का ही उपयोग कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप वीगन डाइट की जगह जो है, वीगन डाइट आप ले सकते हैं पर साथ में आप कुछ डेयरीज को भी इंक्लूड करेंगे तो डाइट हमेशा मिक्स करके लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो वीगन डाइट मतलब सेफ? वीगन डाइट सेफ तो होती है बट आप डेफिशिएट भी हो सकते हैं। एक्सपेंसिव है वीगन डाइट? वीगन डाइट डिपेंड्स कि आप फूड सिलेक्शन कैसा कर रहे हैं, आप डिपेंड्स कि कैसी सब्जियों का सिलेक्शन कर रहे हैं। आप जब वो सब चीज़ें करते हैं तो जब आप कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं, फैट नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है डेफिशिएट हो सकती है। तो उस बात का ध्यान रखना है कि वीगन डाइट जो लेंगे तो वो आप सब्जियों के साथ में उसमें आप थोड़े से डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर लीजिए। आप थोड़ी सी मिक्स करके डाइट लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि आप जैसे बॉईल करके, जैसे कि स्प्राउट्स खाते हैं जी, अगर स्प्राउट्स को बॉईल करेंगे तो क्या उसके प्रोटीन जो होते हैं कम हो जाते हैं? नहीं, प्रोटीन कम नहीं होते हैं, उसके बॉईल करने से प्रोटीन कम नहीं होते हैं, बल्कि आपका वो क्या होता है कि कार्ब्स जो होते हैं वो कम नहीं होते, आपके प्रोटीन कम नहीं होते हैं।
ओके, तो डाइजेशन में लेकिन हेल्प करता है जब आप सुबह डाइजेशन में जाते आपकी हेल्प करेगा। कई बार कच्ची चीज़ों से कई लोगों के जो गट में इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ IBS के जो मरीज होते हैं वो कच्ची चीज़ें खाते हैं तो उनको तुरंत ही फिर क्या होता है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी या फिर वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उनको तो हम लोग बिल्कुल सलाह देते हैं कि कभी भी कच्चे स्प्राउट्स मत खाइए। तो कभी भी स्प्राउट्स को थोड़ा सा बॉईल करके, ब्लैंच करके खाएंगे तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आपके लिए डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। मैम, इंडिया में पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है पिया जाता है वो चाय है। हाँ जी, चाय सेफ है क्या? क्या चाय के लिए देखिए, सबसे पहली बात है चाय डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चाय ले रहे हैं। चाय का चलन तो बहुत ज़्यादा है कि हम सब कोई चाय के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, पर जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में चाय लेते हैं तो उससे हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें टेनिन भी पाया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। तो दिन में यदि आप बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं तो दिन में 1 या 2 कप ही चाय लीजिए। दिन भर में बार बार चाय लेने की हैबिट जो है ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। और यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी ब्लैक टी, लेमन टी का उपयोग करिए। आप ब्लू टी जो है वो ले सकते हैं, और ग्रीन टी जो होती है इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ टी, बट इसको आपको मील्स के बाद में लेना है ना। तो कभी भी आप उस तरीके से वो चाय भी, आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, पर आपने कोशिश करनी है कि दिन भर में आप 2 कप से ज़्यादा चाय मत लें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय लेते हैं तो वो आपके कैलोरीज़ को बढ़ाता है। लगभग 300 कैलोरीज हम 1 कप चाय के माध्यम से लेते हैं। तो जब यदि हम बहुत ज़्यादा फिर ज़्यादा चाय लेंगे तो हमारा वेट भी बढ़ने लगता है, हमारे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ भी आने लगते हैं, हमारी गट की हेल्थ भी ख़राब होती है, और साथ ही साथ में हमारा नींद का जो साइकिल होता है वो भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। ग्रीन टी को खाली पेट में नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और आप खाली पेट में लेते हैं तो ये आपकी क्या करता है, ब्लॉटिंग कर सकता है, एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। और जब आप मील्स ले रहे हैं तो मील्स को का डाइजेशन बढ़ाने के लिए आप जो है ग्रीन टी का उपयोग करिए 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर, तो डेफिनेटली जो आपने खाया है उसको वो पचाने में मदद करेगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ खाना खा लिया उसके बाद चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं। हाँ। आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, हाँ। जैसे डोसा खाने जाओ तो वहाँ जाके फिल्टर कॉफ़ी मंगा लिए। हाँ। कितना हानिकारक हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो जेन जी है वो बिल्कुल आजकल कॉफ़ी के पीछे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आ गया है। बट माई पर्सनल सजेशन फॉर द एवरी यंगस्टर्स एंड नॉट ओनली फॉर द यंगस्टर्स, सभी के लिए मेरा सजेशन है कि कॉफ़ी जो है आप ज़्यादा मत पीजिए। कॉफ़ी भी जो है ये कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो होता है ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। लीवर की हेल्थ की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है। यदि हम मेनोपॉज की एक लेडी हैं, मेनोपॉज की कंडीशन में, तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छी है। परंतु जो यंग जनरेशन है ये कंटिन्यू जो कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हैं, ये जो है इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाने में का काम कर रही है। बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी का सबसे मेन जो कल्पिट है दैट इज़ आपका ये ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी जो होता है। तो कॉफ़ी भी माय सजेशन, यू शुड अवॉइड कॉफ़ी। यह आपके फूड इंटेक को कम करता है, आपके डाइजेशन को, आपकी बॉडी में जो मिनरल्स जा रहे हैं जो फूड के माध्यम से, उनको भी वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो कभी भी, जैसे चाय के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो यदि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। और कैफीन जो होता है आपकी स्लीप साइकिल को ख़राब कर सकता है, और साथ ही साथ में आपको इनफर्टिलिटी भी ला सकता है। मैम, ब्लैक कॉफ़ी या बाकी जो कॉफ़ी होते हैं जी तो उससे फर्टिलिटी रेट में सच में कुछ दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल, फर्टिलिटी रिसर्चर्स से ये पता चला है कि आप जब ये कॉफ़ी का इंटेक करते हैं तो ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये डिसबैलेंस करता है, और इसके कारण जो होता है इनफर्टिलिटी के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं। कुछ ट्रेंडिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी। आजकल वह कहा जाता है कि मैगी खाने से इनफर्टिलिटी रेट भी बढ़ती है। जी, ये सही बात है? बिल्कुल। जितने भी आप जंक फूड खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, और साथ ही साथ में आप इस टाइप की चीज़ें जो खा रहे हैं, चाइनीज़ के अलावा आप जैसे फास्ट फूड का इंटेक करते हैं, तो डेफिनेटली ये मैदे से बना होता है, ये हमारे गट को डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ में इनमें पाए जाने वाले जो होते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम सोया सॉसेस का यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली ये हमारी जो होती है फर्टिलिटी को इम्पैक्ट डालते हैं। और जब इनका लगातार इंटेक करते हैं, कभी कभार वंस इन अ वाइल इट्स ओके,
बट यदि आप बार बार इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक हानिकारक, दोनों मेल और फीमेल के दोनों के लिए ये हानिकारक होते हैं। बियॉन्ड योर क्वेश्चन आई डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू से समथिंग लाइक, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए ज़रूर से आपको आलमंड एंड वॉलनट का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ में जो सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, ऑल 3 थिंग्स आर द वेरी गुड फॉर द फर्टिलिटी बूस्ट। आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है। और जिन महिलाओं के AMH कम होते हैं, रिसर्चर्स से ये पता चला है कि यदि अमरूद वो इंटेक करते हैं, एवोकेडो खाते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। शतावरी जो होते हैं, और ये मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आजकल लोग मोमोज भी बहुत खा रहे हैं, तो मोमोज तो बिल्कुल मैदा है, वो तो हमारी हेल्थ पे सीधे इम्पैक्ट डालता है। एक तो सबसे पहली बात हमने शुरुआत ही की थी कि वेट गेन को लेके, है ना, वेट लॉस को लेके, वेट बढ़ाता है, आपका गट खराब करता है। मोस्टली लोग जो आजकल एसिडिटी के शिकार हैं, कारण यही है कि हमारा जो फूड इंटेक खराब हो रहा है। मोमोज खाइए, आप एक दिन मोमोज खाइए, अगले दिन देखिए आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये हमारी गट को खराब करता है, हेल्थ को खराब करता है। मैम जैसे छत्तीसगढ़ में 35% से ज़्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जी, तो ऐसी कौन सी डाइट है जिससे हम उनको अल्कोहल के हार्मफुलनेस से बचा सके और एक अच्छी जिंदगी दे सके? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अल्कोहलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व में ये फैली हुई बीमारी है। मैं इसे बीमारी का ही नाम दूंगी। थोड़ा बहुत अल्कोहल लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, बियर थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, रेड वाइन अच्छी हो सकती है, परंतु जब आप लगातार अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली आपके लीवर की हेल्थ इम्पैक्ट करती है ना। इसका सीधा रिलेशन हमारे लीवर से है। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अल्कोहल ले रहे हैं और दूसरा हम बॉडी में दूसरी चीज़ें खा ले रहे हैं तो उसको वो डिटॉक्स कर लेगा, परंतु आपके लीवर को डिटॉक्स करने वाली चीज़ें बता रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो हमारे अल्कोहल के इम्पैक्ट को कम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे लीवर को डिटॉक्स कर रहा है। तो लाइक आप लहसुन का इंटेक करते हैं, आप कच्ची हल्दी और अदरक का जो है ये पानी लेते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी जो है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं तो डेफिनेटली आपका फैटी लीवर हो जाता है, और फैटी लीवर हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो उसको कम करने के लिए मल्टीग्रेन्स का उपयोग करिए, आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का उपयोग करिए। साथ ही साथ में आप क्या करिए, उस कंडीशन में हमें ब्लैक कॉफ़ी लेनी है यदि फैटी लीवर के पेशेंट हो रहे हैं तो, है ना। और ऐसी कंडीशन में कि हमारे लीवर की हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है कॉफ़ी, परंतु बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा। पर आप ऐसी कंडीशन में जब आप कुछ जैसे ये बूस्ट करने वाले ड्रिंक्स होते हैं, लौकी का जैसे जूस है, स्मूदी बनाकर लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। तो ये तो आप जो बोले कि ओकेजनली जो पीते हैं उनके लिए, जो रोज पीता है उसके लिए, रोज पीने वालों को भी बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली बात तो उनको पीना नहीं है, और यदि वो पी रहे हैं तो उनको अपनी डाइट में कैलोरीज, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे करके जब हम अल्कोहल ज़्यादा लेने लगते हैं तो हमारी, और सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट हमारे लीवर पर पड़ रहा है ना। और लीवर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना, साथ साथ में हमारे फूड में जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करना। तो जब हमारी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी हमारी, तो स्वाभाविक है कि हमें उसको फिल्टर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें डिटॉक्सिफाई करने वाली चीज़ें, जैसे मैंने बताया ना, जिंजर लेना है, जिंजर का पानी है, आप कच्ची हल्दी का पानी लेते हैं, साथ ही साथ में आप लहसुन लेते हैं, लौकी का जूस लेते हैं, साथ साथ में आप आंवला लेते हैं, आंवले का जूस लेते हैं, तो ये हमारे लीवर को, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रोज बियर पियोगे तो वेट गेन हो जाता है। बियर में कैलोरीज ज़्यादा होती है ना, तो आपको उस तरीके से आप बियर पी के वेट तो गेन कर लोगे, पर साथ साथ में आप अपनी हेल्थ पे कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ये भी तो सोचिए। बट उससे सिर्फ फैट गेन होता है, उसमें केवल आपकी बॉडी में वाटर डिपोजिशन होता है ना। तो हमारी बॉडी के लिए भी एक कंपोजिशन होता है ना। तो बॉडी का कंपोजिशन में हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है उसमें जो मोस्टली पार्ट होता है, हमारा जो बॉडी फैट होता है, एक एडल्ट मेल का 10 से 20% फैट का, फीमेल का जो होता है 20 से 30%, साथ ही साथ में वाटर का जो परसेंटेज होता है ये 54% होता है। मसल जो होता है फीमेल्स में 32% होती है, और मेल एडल्ट में ये 36% होता है, और बोन डेंसिटी 2.4 फीमेल में और 2.7 मेल में होती है। तो आपका जब ये रेशो बिगड़ेगा, है ना, तो डेफिनेटली कि आपका जो है साथ ही साथ में आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, आपका BMI बदलेगा, और आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। मैम कौन से फूड्स का कॉम्बिनेशन ख़राब होता है? जैसे कि अभी अब जब गर्मी आती है तो एक मोहब्बत का शरबत बिकने लग जाता है जिसमें वाटरमेलन और जो मिल्क है उसका कॉम्बिनेशन देते हैं जी, तो कितना हार्मफुल हो सकता है? कुछ चीज़ों के साथ में हर चीज़ हम नहीं ले सकते, है ना।
जैसे दूध दही को एक साथ नॉर्मली लेना अच्छा नहीं मानते हैं, जैसे करेला और मुनगा जो होता है ये दोनों को एक साथ लेने से वो पॉइजनस हो सकता है। आप जो है स्मूदीज़ यदि ले रहे हैं तो स्मूदीज़ में भी आप जैसे कि आप बनाना और मिल्क का ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ का ले सकते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें यदि जो हम मिल्क के साथ लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाकर वो होता है, उसके कारण जब इम्पैक्ट डालता है ये कि हमारे गट पे इम्पैक्ट डालती है। तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हों। कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने के लिए क्या खाना चाहिए? बिल्कुल हमें फाइबर लेना है। 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। तो हमें डाइट में फाइबर की पर्याप्त मात्रा लेनी है। कभी भी हम उस समय हम थोड़े थोड़े से यदि परिवर्तन कर लें अपने आहार में तो डेफिनेटली जो है हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पहली बात है हमें दिन भर के 3 मील्स लेने हैं। रात का भोजन जो है हमें हमेशा हल्का लेना है। कहा जाता है, एक ये कहावत है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है आप राजा की तरह करिए, दिन का लंच जो है एक सामान्य इंसान की तरह करिए और रात का जो भोजन है वो आप वैरागी की तरह करिए। तो रात में आपने बहुत लाइट फूड लेना है। रात को आपको चावल का इंटेक नहीं करना है। कार्ब्स आपको पर्याप्त लेने हैं, कार्ब्स की मात्रा लेनी चाहिए। फाइबर आपको पर्याप्त लेना चाहिए। जब फल खा रहे हैं, जैसे कि आप एप्पल खा रहे हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एप्पल का छिलका निकाल के खाते हैं। तो छिलका आपको लेकर खाना है। फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन है, नारियल का पानी है, दही है, इन सब का आप इंटेक करिए। दालें जो ले रहे हैं वो फाइबर वाली दाल लीजिए। और कॉन्स्टिपेशन की यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल उस समय आपने बिल्कुल भी फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड, मैदा जैसी चीज़ों का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना। और मल्टीग्रेन वाला आटा यूज़ करिए। आप थोड़ा सा जैसे चोकर वाला आटा का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाने में मदद करेगा। मैम आपने कहा जैसे कि ब्रेकफास्ट आप ज़्यादा खाइए, फिर उसके बाद लंच कम खाइए, फिर डिनर जी कम जी खाइए। बिल्कुल, हाँ। बट ऐसा होता है ना कि अब ज़्यादा अगर ब्रेकफास्ट खाएंगे तो फूड कोमा भी तो हो जाता है। नहीं, आप डिपेंड्स कि ऐसा नहीं कि आपने मतलब खाना है तो पूरी थाली भर के खाना है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि आप खा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप मूंग का चिल्ला खा रहे हैं तो 2 चीला आपके लिए, एक एडल्ट के लिए सफिशिएंट है, उतना आप ले लीजिए। उसके साथ में एक फ्रूट को ऐड कर लीजिए और आपका जो लंच है 2 रोटी खा ली, थोड़ा सा राइस खा लिया, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन की बात करिए, 1 कटोरी दाल कर ली और साथ साथ में आपने दही भी खा लिया, है ना। तो इस तरीके से हो गया। और रात को आप खाने में सूप, दलिया, खिचड़ी, और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए तो हम लोग ये सजेस्ट ही करते हैं कि रात के खाने में उनको दलिया, खिचड़ी खानी चाहिए। रात को यदि राइस खाएंगे तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगले दिन आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रात का खाना में चावल अवॉइड करना ज़रूरी है। डॉक्टर में चावल खाए भी तो नींद नहीं आएगा तो कैसे करेगा? नहीं, वो तो आपको थोड़ी सी हैबिट्स चेंज करनी होगी। हैबिट्स हम खुद से जनरेट करते हैं। लाइक हम शुरू से ये अपनी हैबिट्स के साथ नहीं मतलब डेवलप होते हैं, बट क्या होता है कि जो हम गलत हैबिट बना रखे हैं उन हैबिट को हमें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसमें क्या होता है कि आजकल स्ट्रीट फूड्स आप देखते हैं, उसमें कुछ भी डालते, ज़्यादा बटर डाल दे रहे हैं जी। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये एक वीडियो है, इसमें क्या है कि वो जो है मॉन्स्टर एनर्जी डाल रहा है ऑमलेट बनाने के लिए। ओह हाँ। तो इससे कितने नुकसान हो सकते हैं? डेफिनेटली ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अब इन्होंने 6 अंडे का ऑमलेट बनाया है ना। आप नॉर्मली 1 से 2 अंडा डाइजेस्ट कर सकता है एक एडल्ट, है ना। और यदि आप 6 अंडे का ऑमलेट खाएंगे तो डेफिनेटली आप तैयार रहिए कि आपको अगले दिन तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, साथ ही साथ को आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली है और साथ ही साथ में आपका फैट परसेंटेज भी धीरे धीरे करके, रोज़ ऐसी डाइट लेंगे तो आपका तो गट पूरा गया, पूरे तरीके से आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइप के फूड्स जो हैं ये इंटेक करने की हैबिट हमें बिल्कुल छोड़नी चाहिए। मैं क्लास सवाल, किसी भी आदमी के लिए वेज डाइट अच्छा होता है कि नॉन वेज डाइट अच्छा होता है? ये क्वेश्चन तो है जो देखिए, इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बिल्कुल ऐसा नहीं दूंगी कि वेज और नॉन वेज में कोई कंपैरिजन नहीं होता, है ना। किसी भी चीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं होता। सबकी फूड हैबिट्स होते हैं, फूड टाइप्स होते हैं। इसके हिसाब से आप वेजिटेरियन डाइट भी ले रहे हैं तो वेजिटेरियन में भी हेल्दी डाइट लीजिए, और यदि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज में भी आप हेल्दी डाइट लीजिए। जैसे कि आप चिकन खा रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि आप 8-10 पीस एक साथ में चिकन खा लें। आप अंडे खा रहे हैं तो अंडे में 5-6 अंडे एक साथ मत खाइए। आपको 1 अंडा यदि खाना है तो गर्मी के दिन में 1 अंडा सफिशिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए। आप नॉनवेज भी आप प्रॉपर खाएंगे, उसको भी यदि आप रेड मीट्स हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा नुकसान करता है परंतु हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम उसकी खा सकते हैं। पर यदि मेडिकल कंडीशन है कोई
तो हमें वो नहीं करना है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें यदि हम वेजिटेरियन है तो हमें बस हेल्दी खाना है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। बट आप कभी कभी देखेंगे कि जब आप हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हो जी, तो आपको वेजिटेरियन खाना खिलाया जाता है। वेजिटेरियन क्या कि सुपाच्य होता है ना, क्योंकि आप जो नॉन वेज खा रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, मोस्टली उसमें जो प्रोटीन से मिलकर बना है। हम हॉस्पिटल की जब डाइट करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली चलते हैं। यदि किसी का ऑपरेशन हुआ है तो पहले दिन उनको हम लिक्विड डाइट करेंगे, दूसरे दिन सॉफ्ट डाइट करेंगे, तीसरे दिन से हम सॉलिड डाइट स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके उनकी जो फिजिकल कंडीशन के हिसाब से उनकी डाइट में जो है हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाइटामिन जो है, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है एक्सटेंड करते जाते हैं। तो कभी भी जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के 7 दिन तक तो हम लोग नॉनवेज के लिए, चिकन वगैरह के लिए मना करते हैं। चिकन तो 10-15 दिन के बाद देते हैं यदि कोई सीवियर सर्जरी है तो, और नॉर्मली हम 7 दिन के बाद से अंडे का इंटेक करने को बोलते हैं, क्योंकि जब ऑपरेटेड पेशेंट होता है वो बेड पे ही होता है, मोस्टली टाइम बेड पे है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी कम है, मूवमेंट कम है, और उन जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं उनको पचाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको पचाने के लिए उसको जब तक वो मोबिलाइज करने लायक नहीं हो जाएगा पेशेंट, जब तक हम उनको नॉन वेज नहीं सजेस्ट करते। कई लोग बोलते हैं कि घी यूज़ करें। जी बिल्कुल। बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें, बट ऑलिव ऑयल घी तो बहुत महंगा है। हाँ। उसका अल्टरनेट क्या है जो सस्ते में हो जाए? घी और ऑलिव ऑयल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऑयल्स में आप बदल बदल कर ऑयल्स यूज़ करिए, है ना। आप ऑयल के लिए जैसे कि आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सोयाबीन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिजिकली प्रोसेस फूड जो होते, जो ऑयल होते हैं वो होते हैं। दूसरे केमिकली तो हमेशा फिजिकली प्रोसेस जो ऑयल होते हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए। और घी जो है हमें थोड़ी मात्रा में पर डे कम से कम 1 चम्मच जो है घी प्रति व्यक्ति खाना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है हमारे बोन्स के लुब्रिकेशंस के लिए, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए, और साथ में हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाने में मदद करता है। आपके सोयाबीन के उससे मुझे याद है, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि ज़्यादा सोयाबीन खाने से गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम आ सकती है। जी बिल्कुल, ये इस बारे में रिसर्चेस चल रही हैं और अलग अलग मत इसमें आ रहे हैं। पर जैसे कि कहा जाता है कि जब इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है ना सोयाबीन में, और फाइटो एस्ट्रोजन की जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, साथ साथ में हमारी बॉडी में एक्सटेंडिव लाइक जो होता है ये ग्रोथ कर सकता है। तो इस बारे में ये भी कहा जा रहा है, कुछ ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं कि जब बहुत ज़्यादा सोयाबीन लेता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल में आप थोड़ी मात्रा में इंटेक करिए तो ये प्रॉब्लम के चांसेस कम रहते हैं। पर बहुत ज़्यादा आप इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली ये हार्मफुल हो सकता है। ये प्रॉब्लम मेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए भी? ये मोस्टली मेल्स पे ज़्यादा देखने में, ये भी रिसर्च से ये पता चला है, कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले कि ये मेल्स पे ज़्यादा है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं या आपके इसमें जो फाइटोएस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके इम्पैक्ट से देखा जाता है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्म, अभी तक ऐसे रिसर्चेस हो रहे हैं इसमें, पर ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि ऐसा होता ही है ना। पर एक्सटेंडेड ग्रोथ के चांसेस देखे जा सकते हैं। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं ऐसे कुछ? जी, जो हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है तो एक्सटेंडेड हो सकती है बॉडी, है ना। अपर बॉडी जो होती है वो एक्सटेंड कर सकती है, ये कुछ केसेस में देखा जा रहा है। बट उसका बहुत ज़्यादा सेवन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये थैंक यू मैम। इस शो का इस विराम देते हैं शो को। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे आने के लिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ पाने के लिए हम बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।